दोस्तों, देश में पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है जो आने वाले दिनों में पता चलेगा। सवाल ये है कि क्या देश में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो घटा है वो साधारण तो कतई नहीं है। देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के उपसभापति ने इस्तीफा दिया स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए। जानकार ये कहते हैं कि इसका स्वास्थ्य से कोई लेना देना नजर नहीं आता, ये कंप्लीट पॉलिटिकल इस्तीफा है। वो भी तब जब अभी हाल ही में 10 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने ये कहा हो कि वो अगस्त 2027 में रिटायर होंगे, और साथ ही साथ वो ये कहना नहीं भूले ऐसी कोई देवीय शक्ति ही होगी कि वो उससे पहले उनका इस्तीफा हो जाए। I will retire at the right time, August 2027. वो प्रतिबद्ध थे इस बात को लेकर कि वो अपना कार्यकाल करेंगे, और जानकार तो ये भी कहते हैं कि उनकी नजर राष्ट्रपति की कुर्सी पर थी। वो चाहते थे कि उनका सफर यहीं पर खत्म ना हो, बल्कि वो राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। जगदीप धनखड़ के बारे में बहुत सारी बातें बताने को कि अचानक से ये इस्तीफा आखिर क्यों हुआ, लेकिन पहले आप पूरा सिलसिलेवार तरीके से ये समझिए हुआ क्या था। जगदीप धनखड़ ने जो मॉनसून सत्र के पहले दिन कार्रवाई में हिस्सा लिया और वो शाम तक बैठे रहे। उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग भी बुलाई। 12:30 बजे पहले ये मीटिंग बुलाई गई, जिसमें विपक्ष के सांसद होते हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू थे, और साथ ही साथ जेपी नड्डा थे। अब ये भी थे, विपक्ष के सांसद भी थे। मीटिंग हुई 12:30 बजे के बाद। उन्होंने कहा अब ये मीटिंग 4 साढ़े 4 बजे होगी। जब 4 साढ़े 4 बजे की मीटिंग हुई ना, तो विपक्ष के सांसद तो पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंचे तो कौन नहीं पहुंचा? जेपी नड्डा नहीं पहुंचे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू नहीं पहुंचे। तो मतलब 12:30 बजे से लेकर सुबह 12:30 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक ऐसा कुछ हुआ है कि जिसमें जगदीप धनखड़ का जाना तय हुआ है। जानकार ये कह रहे हैं, और वो कारण कौन से हैं उस पर भी मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगी कि वो क्या कारण हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा कारण क्या है? जब सदन की शुरुआत हुई राज्यसभा की, तो चेयर पर आकर जगदीप धनखड़ बैठे। इधर विपक्ष के सांसद थे, इधर सरकार के लोग थे, जो बीजेपी के सांसद थे, और तमाम पार्टियों के एनडीए के सांसद थे। अब जब मौका मिला मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सारी बातें रखी। बीच में जगदीप धनखड़ ने नहीं टोका, लेकिन जेपी नड्डा ने बीच में टोकते हुए कहा कि ये बातें ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगी, जिसका कल पुरजोर विरोध भी हुआ कि भाई जेपी नड्डा की बात क्यों कह रहे हैं, ये तो चेयर की तरफ से कही जानी चाहिए, ये तो चेयर का काम है, चेयर कहेंगे ना कि ये बातें रिकॉर्ड में नहीं जानी चाहिए, मैं जो कह रहा हूँ वो रिकॉर्ड में जाएगा। तो ये बात चेयर की तरफ से नहीं कही गई, बल्कि जगदीप धनखड़ ने भरपूर मौका दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का। और मल्लिकार्जुन बात क्या रख रहे थे? ऑपरेशन सिंदूर पर बात रख रहे थे, पहलगाम हमले पर बात रख रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कह रहे थे कि वो 24 बार कह चुके हैं कि उन्होंने समझौता कराया। तो सरकार बताए कि क्या समझौता उन्होंने कराया है। सर, मैंने पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर रूल 267 नोटिस दिया है। ये रूल्स के मुताबिक ही दिया है जो अपने किताब में है। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए, और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी की नहीं, सभी पार्टियों ने दिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और हमारे आर्मी को मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अनक्वेश्चन्ड, यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट। लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्यूर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया, ये हमारी बात नहीं सर।
सीडीएस उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहां पर नहीं मैं सुनता हूं उनका, मेरा एक ही मिनट सुनिए। ओके, 1 मिनट प्लीज, सर, 1 मिनट ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, ओके। उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। सर। विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है, ये पहलगांव एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा। नहीं, ये युद्ध नहीं, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। तो सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं इस नियम के तहत नोटिस दे रहा हूं, इस पर चर्चा करा लीजिए। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से खुलकर के बात रखने का मौका उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन में दिया, और जब उन्होंने जो बातें कही मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उस पर आपत्ति उन्होंने जाहिर नहीं की, जबकि जेपी नड्डा खड़े हुए और उन्होंने उनके शब्दों पर आपत्ति जाहिर की। एक तो ये एक वो बात थी जो चुप गई। और पिछले दिनों बहुत कुछ ऐसा हुआ है जगदीप धनखड़ के द्वारा कहा गया जो कि सरकार की लाइन से अलग था। मसलन एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बता रही हूँ। आप भरी सभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए थे, मंच पर जगदीप धनखड़ साहब थे, पूर्व उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा, चूंकि किसान नेता उनको कहा जाता है, वो किसान परिवार से आते हैं और किसानों के लिए वो अपनी बात पुरजोर तरीके से रखने के लिए जाने भी जाते हैं। तो जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं कृषि मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह के कोई वादे किसानों से हुए थे। उन्होंने बाकायदा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनाना शुरू कर दिया। अब जब ये वाकया हुआ उसके बाद भी सवाल उठने लगे कि भाई ये तो उन्होंने कृषि मंत्री का अपमान कर दिया भरी सभा के अंदर। इतना ही नहीं, किसानों के मामले पर उन्होंने सरकार से अलग लाइन ली। वो कई बार किसानों के प्रति संवेदना और किसानों के लिए बोलते हुए नजर आए, जो शायद सरकार के लिए कंफर्टेबल नहीं था। और दूसरा एक वाकया हुआ जब हाल ही में आपने देखा कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 4थे नंबर की बड़ी इकोनॉमी बन गई है, उसको लेकर बहुत हो हल्ला हंगामा चल रहा था। तब जगदीप धनखड़ साहब का जो बयान था उसने भी सरकार को अनकंफर्टेबल कर दिया। उन्होंने कहा कि 4थे नंबर की 3रे नंबर की इकोनॉमी तो बन जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय 8 गुना बढ़ना ज़रूरी है, तब जाकर के मानेंगे कि हमारे देश की तरक्की हो रही है। इस बयान ने भी विपक्ष को एक मौका दिया। विपक्ष ने उनके बयान को कई जगह कोट किया और सरकार के लिए जो स्थिति थी वो थोड़ी सी असहज उन्होंने बनाई। एक और मुद्दा था जिसको लेकर उनकी सरकार की नहीं बनी। वो मुद्दा जो था वो था न्यायपालिका में भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो धनखड़ साहब थे वो NJAC जैसी संस्था की वापसी का प्रस्ताव उन्होंने दिया था, जो कि सरकार की विचारधारा से मेल नहीं खाता था। तो ये कुछ ऐसे वाक़ये हुए थे। पिछले दिनों ये भी हुआ था कि जो पिछले सप्ताह उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, और सरकार के अंदर से ही कई लोग आवाज़ उठा रहे थे कि भाई उनकी तो नज़दीकी कांग्रेसी नेताओं से बढ़ रही है, विपक्ष के नेताओं के साथ वो मेलजोल कर रहे हैं, और ये जो VP एन्क्लेव है वहाँ पर ये मीटिंग्स हुई थी। अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जो इस्तीफ़ा है ये करवाया गया इस्तीफ़ा है, तो इस्तीफ़ा दिया नहीं है ये, बल्कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। शायद ये प्लान बन रहा है कि भाई बिहार में अब चुनाव है तो बिहार की तरफ से एक बड़े पद पर प्रतिनिधित्व मिले, तो अब यहाँ से इस्तीफा करा करके अब जो उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा वो बिहार से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति को बनाया जाएगा। अब अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात आप जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि अब तक बीजेपी की तरफ से किसी भी नेता ने उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना नहीं की है। सरकार की तरफ से अभी तक उनके इस्तीफे पर कुछ नहीं कहा गया है, वो भी तब जब हमारे देश के उपराष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि वो स्वास्थ्य कारणों का
हवाला देते हुए इस्तीफा दे रहे हैं, वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। अगर स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा वो दे रहे हैं तो क्या इतना संवेदनशील सरकार में केंद्रीय मंत्रियों को नहीं होना चाहिए था, बीजेपी नेताओं को नहीं होना चाहिए था? वो उनके लिए शुभकामना संदेश लिखते कि हम जल्द कामना करते हैं कि आप जल्द स्वस्थ हो जाएं। तो क्यों आखिर किसी ने भी उन्हें उनके शुभेच्छा के लिए, जिसे कहते हैं उनको शुभकामनाएं देने के लिए, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना नहीं की? क्यों सरकार की तरफ से अभी तक इस प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? तो ये वो कारण है जिसकी वजह से ये इशारा जाता है कि ये इस्तीफा लिया गया इस्तीफा है। क्योंकि कल 4:30 बजे जब उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग की थी तब उन्होंने कहा था कि अब अगली मीटिंग कल होगी। उन्होंने यानी कि अगली मीटिंग कहा था कि अब अगली मीटिंग हम कल करेंगे। दोपहर 1 बजे का उन्होंने वक्त दिया था। उनके जहन में नहीं था कि ये सब उनके साथ होने जा रहा है, कुछ प्लानिंग चल रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जगदीप धनखड़ देश के एकमात्र मौजूदा उपराष्ट्रपति है जिनके खिलाफ विपक्ष महाभियोग लेकर आया। एक नोटिस दिया विपक्ष ने उनको बाकायदा हटाने के लिए। दरअसल ये बात साल 2024 की है और साल 2024 का ही वक्त था जब अडानी के खिलाफ जेपीसी की मांग विपक्ष के सांसद कर रहे थे। कांग्रेस ने पक्षपात का आरोप लगाया। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि कई पार्टियों के नेता उन पर पक्षपात का आरोप लगा चुके हैं कि वो कांग्रेस के नेताओं को या विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका नहीं देते, वो बीजेपी को बोलने का मौका देते हैं। 15 दिसंबर 2024 को इंडिया गठबंधन के 60 सांसदों ने धनखड़ को हटाने के लिए बाकायदा नोटिस दिया और उस नोटिस को हालांकि उपसभापति की तरफ से खारिज कर दिया गया था। देखिए, इस सरकार में होने वाले इस्तीफों को लेकर बड़ा सवाल उठा है। आपको याद होगा 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होने थे तो उससे ठीक पहले चुनाव आयुक्त का इस्तीफा हुआ था। आपको याद होगा जब नोटबंदी हुई थी तो उसके बाद आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दिया था। और अब मॉनसून सत्र के पहले दिन ये इतना बड़ा इस्तीफा, देश के उपराष्ट्रपति का हो जाना, ये कोई सामान्य घटना कतई नहीं है। क्या जगदीप धनखड़ जो सरकार की लाइन से हटकर उन्होंने बयान दिए उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा? क्या उनको मजबूर किया गया इस वजह से इस्तीफा देने के लिए, या वाकई स्वास्थ्य कारण ही है जैसा कि जानकार कह रहे हैं और विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये एक कंप्लीट पॉलिटिकल इस्तीफा है? और अब मैं आपको जगदीप धनखड़ जी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बता देती हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। सपना तो था मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन मुख्यमंत्री वो कभी बन नहीं पाए। जब कांग्रेस में थे तब भी नहीं, और जब बीजेपी में आए राजस्थान का तब भी नहीं बन पाए। राजस्थान से आते हैं, झुंझुनू से वो सांसद रहे हैं। झुंझुनू से सांसद रहे 1989 में, सबसे पहले चंद्रशेखर सरकार में संसदीय कार्य मंत्री रहे। फिर जनता दल टूटा तो वो कांग्रेस पार्टी में आ गए। अब वो चाहते थे कांग्रेस पार्टी से, हालांकि वो राजस्थान से विधायक भी रहे, वो चाहते थे मुख्यमंत्री बनना, लेकिन सामने अशोक गहलोत थे। फिर वहाँ पर दाल गलने नहीं वाली थी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और उसके बाद वो आ गए बीजेपी में। अब यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया थी, यहाँ पर भी राह आसान नहीं थी। हालांकि उनका कई बार दर्द जो था वो निकल कर सामने भी आया। उन्होंने कई बार कहा कि देखिए, मैं तो जिस भी पार्टी में रहा, मैं अपनी पूरी ताकत देकर रहा, पूरे निष्ठा भाव के साथ रहा, लेकिन मेरी निष्ठा भाव को समझा नहीं गया। तो जब 2014 का मौका आया तब उनको, जब मोदी सरकार बनी तो उसके बाद मोदी जी ने उनकी जो कामकाज है उसको देखा और उनकी निष्ठा भावना को देखा और उसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बना दिया। और राज्यपाल रहते हुए भी कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए, उसका मैं जिक्र बाद में करूँगी। उसके बाद उन्हें वहाँ से हटा करके, मतलब वहाँ से केंद्र में बुला करके यहाँ पर उपराष्ट्रपति बना दिया गया। अब उपराष्ट्रपति का जो पद है उनका वो 2027 तक चलना था, लेकिन अब इस्तीफा हो गया। अब हो गया तो हो गया, 3 साल का कार्यकाल पूरा करके अभी भी उनका वक्त बचा था, जो कार्यकाल का वक्त है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि देखिए 75 साल के होने वाले थे, कहीं इसलिए तो इस्तीफा नहीं ले लिया ताकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, आरएसएस चाहती है कि उनको इशारा दिया जा सके कि 75 साल की आयु होने के बाद आपको इस्तीफा, नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने के लिए कि भाई उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अभी तो उनका वक्त बचा था, अभी उनके 75 साल होने में 9 महीने 27 दिन बाकी थे, अभी तो वो पूरे 75 के भी नहीं हुए थे। तो ये बात जो कई लोग कह रहे हैं ये तो सिरे से खारिज हो जाती है।